दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और जो अभी वैकेंसी आने वाली है 6000 उसका डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, जिसमें जीरो लेवल से जो लोग अभी तैयारी भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, नए जो स्टार्ट है उन लोगों के लिए मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे मैंने तैयारी करी थी टेक्नीशियन की और आपको किस प्रकार से स्मार्टली प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों सिलेक्शन होना नहीं होना आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, बट थोड़ा सा शूट करते समय ना थोड़ा सा पता नहीं कैमरे का क्या दिक्कत हुआ था, तो हल्का सा ब्लर शूट हुआ है, बट वॉइस अच्छी है और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। 25 मिनट का ये वीडियो है जिसमें मैंने हर चीज़ बिना किसी बकवास के 1 to 1 समझाई है। इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। बैक टू दी चैनल दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन अतुल टेपे फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आने वाली है जिसका नोटिफिकेशन 28 तारीख को आने वाला है। मैंने अपने चैनल पे पहले ही बता दिया था कि भैया टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बढ़िया से मेहनत करो। और आज का इस वीडियो बहुत डिमांडिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे के जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, रेलवे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करें, बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल से, स्क्रैच लेवल से, जीरो लेवल से तैयारी मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, जो बच्चे न्यू हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और जो बच्चे ओल्ड है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक ऐसा मास्टर प्लान होने वाला है जिससे आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी और आपके सिलेक्शन लेने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि मैंने भी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन की थी और मेरा भी टेक्नीशियन में ही सिलेक्शन हुआ, तो मैं इस चीज़ को आपको बेहतर ढंग से समझा सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मैं आपको ये समझाऊँ, सारी चीज़ें बताऊँ कि तैयारी कैसे करें, अपना टेक्नीशियन में सिलेक्शन कैसे ले, ये चीज़ें मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं बीच बीच में समझाने के बीच में आपको बार बार नहीं टोकूं कि भैया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा कि मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूं, जो चीज़ मैं आप लोगों तक डिलीवर करना चाह रहा हूं, वो चीज़ कहीं मिसिंग आउट हो जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को पहले ही कर दोगे, लाइक और सब्सक्राइब, और समझाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया बंदे ने सही जानकारी दी है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आओ अब हम जानते हैं। तो दोस्तों देखो 28 तारीख को जो नोटिफिकेशन आने वाला है टेक्नीशियन का, ठीक है, 28 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है टेक्नीशियन की वैकेंसी का। पोस्ट कितनी है? 6037 के आसपास कुछ पोस्ट आने वाली है। ये कम या ज़्यादा हो सकती है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव वे में प्लस माइनस हो सकती है, इससे इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है। अब जो इस चीज़ के बारे में तैयारी की बात करते हैं कि इस चीज़ की प्रॉपर वे में तैयारी कैसे की जाए, ताकि इस चीज़ में तैयारी करने से आपको दो फायदा हो जाएगा। अगर आप तैयारी करते हो टेक्नीशियन की, अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी करते हो तो मैं दावा करता हूं आप लोगों की कि जो आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जिसकी 30,000 के आसपास कुछ वैकेंसी आई हुई है, इसका अभी एग्ज़ाम होने का कुछ कंफर्म है ही नहीं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा या कब नहीं, बट एग्ज़ाम होगा ये कंफर्म है। और मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी ऐसा हो कि अगर इन केस टेक्नीशियन में नहीं भी हुआ तो आपके पास ऑप्शन रहे कि ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम इस प्रकार से तैयारी नहीं कर सकते कि भाई मैं अब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं टेक्नीशियन ही बनूंगा, इस चीज़ के चांसेस नहीं होते हैं दोस्तों, कि कन्फर्मेशन नहीं होता है हम लोगों को। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की उसकी तैयारी कितनी मजबूत है। सो दैट इसकी तैयारी का मैं रोड मैप बताऊंगा। इसकी तैयारी के करने के साथ साथ ही आपकी ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, जब हम टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं नए, जिन लोग अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है इस चीज़ को लेकर, रेलवे की वैकेंसी आई है करके नए नए उतरेंगे मार्केट में, जो तैयारी करेंगे। और एक होते हैं जो ओल्ड होते हैं, जो मतलब तैयारी जिनकी अच्छी खासी चल रही है, या फिर मान के चल सकते हैं कि जिनकी तैयारी मजबूत हो गई है। तो हम इन दोनों को एक लेवल पे लाके बात करेंगे कि कैसे दोनों के लिए एक सेम प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि दोनों का बेनिफिट हो जाए, दोनों को समझने में आसानी हो जाए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ओल्ड हो तो इस वीडियो को 2 से 5 मिनट के बाद आपका टॉपिक आ जाएगा समझने वाला। तो नए लोगों के लिए हम लोग बात करते हैं कि नए लोगों की जीरो से शुरुआत कैसे करें टेक्नीशियन का। तो टेक्नीशियन की शुरुआत करने के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें मतलब 2 लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक 12th जिनका PCM से हुआ है, और दूसरा है ITI वाले, और डिग्री और डिप्लोमा वाले। ये बात कर रहा हूँ मैं टेक्नीशियन 3rd की जो वैकेंसी आने वाली है, जो टेक 3 के लिए। और जो टेक 1 का फॉर्म है उसके लिए इन्होंने फिजिक्स में मांगा है मास्टर डिग्री, ऐसा कुछ इन लोगों ने मांगा है, और इसमें शायद इंजीनियरिंग की ऐसी कोई डिग्री मांगा है। तो मेजरली जो लोग हैं वो टेक्नीशियन 3rd के लिए, बट तैयारी का पैटर्न सब कुछ सेम होने वाला है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा टेक्नीशियन 3rd के लिए। तो बिल्कुल भी एक भी चीज़ को मिस आउट मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस ये होने वाला है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि ये वीडियो मिसिंग आउट हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो, इसीलिए
तो देख अभी हम बात करते हैं कि भैया पुराना बंदा क्या करेगा, कैसे तैयारी करेगा। तो आप लोगों को 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि तैयारी कैसे की जाए, ठीक है, तैयारी कैसे करें, इसमें कौन कौन सी हम लोगों को बुक्स लगने वाली है, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, और हम फाइनल जो मतलब सारी तैयार होने के बाद हमारा फाइनल एक्शन क्या होगा, और उसके बाद हम देंगे एग्ज़ाम, ठीक है, और उसके बाद जो होगा हमारा होगा सिलेक्शन। ये 6 चैप्टर को लेकर हम लोग बात करेंगे। किसी भी तैयारी का यही पैटर्न होता है कि भैया इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसमें कौन कौन सी बुक्स यूज़ होने वाली है, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, और जिसके बिहाफ पे हम तैयारी करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम होगा और हमारा सिलेक्शन होगा। यही 2-3 चीज़ें होती है जिन लोगों को हम लोगों को कॉन्कर करना होता है, जिसके बिहाफ पे हमारा सिलेक्शन होता है। अदरवाइज तैयारी करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, चाहे वो यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या टेक्नीशियन की एग्ज़ाम हो, सबका तैयारी करने का तरीका एक ही होता है। तो बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों को पहले स्टेप क्या होना चाहिए। हम लोगों को देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है, इसमें कौन कौन सी हम लोगों को बुक्स यूज़ होने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है। तो इसका पैटर्न कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें 3 चीज़ें आती है, अपना मैथ्स आता है, और अपना आता है रीजनिंग, और हमारी आती है इसके अंदर साइंस, और जो आता है हमारा जीके और जीएस। तो मेजरली रेलवे में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको मेजरली फोकस करना पड़ेगा मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अलावा रेलवे में सिलेक्शन पाने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के अलावा। तो इसके अलावा दोस्तों कोई दूसरा उपाय है नहीं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के अलावा। ये 3 चैप्टरों का वेटेज मान के चलते हैं, 80% इनका वेटेज है और सिर्फ 20% इसका वेटेज है। तो आपको मेहनत कहाँ करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए 80% पे, ना कि 20% पे। बहुत से लोग जीके जीएस को पढ़ते हैं, क्योंकि जीके का चैप्टर और करंट अफेयर का चैप्टर इतना बड़ा है कि इसको अगर तैयार करने जाओगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको साल भी कम पड़ सकता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हमको अच्छे ईजिएस्ट वे में और थोड़ा सा मतलब शार्प होकर तैयारी करना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिन बच्चों का मैथ्स, रीजनिंग और साइंस कंप्लीट है दोस्तों, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आपका रेलवे में सिलेक्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों को ना अपनी बुक्स ले लेनी है। हमको अपनी पैटर्न जान लिया हम लोगों ने, हम सबसे पहले बुक्स उठाएंगे। आप बुक्स कोई भी उठा सकते हो, मैं बुक्स के बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी यहाँ मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले बुक्स उठाएंगे, मैथ्स की ले लेंगे, ठीक है, और हम ले लेंगे रीजनिंग की बुक, और हम लेंगे साइंस की बुक। जीके जीएस पे मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि ये मेजर पोर्शन है, इसको मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मैथ्स की बुक के लिए आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हो, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। रीजनिंग की बुक भी आती है आर.एस. अग्रवाल की, या फिर किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो। और साइंस की बुक 2-3 प्रकार की बुक आती है। साइंस के लिए मैं बता देता हूँ आपको, आएगी एक स्पीडी आती है। साइंस की तैयारी कैसे करनी है, स्पीडी ले लेना है एक, और एक लेना है PYQ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं रेलवे के एग्जाम्स के, और ले लेना है आपको किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है 1 लाइनर साइंस की। क्यों मैं बोल रहा हूँ 1 लाइनर साइंस की, क्योंकि देखो साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसा नहीं आता है कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है जिसको सॉल्व करना है, या बहुत बड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन उठा के दिया। नहीं, ये 12th लेवल का एग्जाम है, ITI लेवल का एग्जाम है। ये कोई यूपीएससी का लेवल का एग्जाम नहीं है जिसके अंदर बहुत डीप में नॉलेज से आपको पूछा जाएगा कि बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। यही बच्चे लोग फेल हो जाते हैं कि वो बहुत डीप में पढ़ लेते हैं और फिर उन लोगों को क्वेश्चन पता ही नहीं होता कि कहाँ से बने। इसका ईजिएस्ट वे है कि 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन होता है जिसमें 1, 2, 3 और 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। यही चीज़ होती है साइंस की, इसी की तैयारी करनी होती है। इसलिए साइंस में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको 1 लाइनर पढ़ेंगे हम स्पीडी से, PYQ से, किरण पब्लिकेशंस की बुक से। और एक चौथा फैक्टर इसके अंदर है, आपको क्या करना है, जो भी मतलब ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस होती है दोस्तों, जैसे वाईफाई स्टडी है, नीरज सर है, और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो साइंस को लेकर डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं। तो रात में सोते टाइम आप लोगों को उन क्वेश्चंस को देखना होगा। जैसे दिन भर आपने पढ़ाई कर ली बुक से, वो तो सब ठीक है दोस्तों, बट रात में सोते समय आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे उन साइंस से रिलेटेड कि क्या क्या नए क्वेश्चंस और बने हैं जो बुक्स में नहीं है, या फिर उन लोगों ने निकाले हैं प्रीवियस एग्जाम से। तो उन बुक्स को आपको देखना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, बुक्स भी हम लोगों ने खरीद ली, हमारे पास बुक्स आ गई। अब आगे का स्टेप क्या उठाए हम लोग कि भैया अब तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास तीनों बुक्स आ गई। अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स कैसे तैयार करना है, सॉरी मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि आपको तीनों चीज़ें इजीएस्ट वे में समझ में आ जाए। तो हमको सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, फिर बात करते हैं हमको रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, और फिर बात करते हैं साइंस की तैयारी कैसे करनी है। इन तीनों की चीज़ों को मैं आपको पैरेलली समझाने वाला हूँ।
तो मैथ्स की हम लोगों ने बुक्स खरीद ली, साइंस की भी खरीद ली और रीजनिंग की भी खरीद ली, हमारे पास तीनों बुक्स आ गई। अब इनको पढ़ने का तरीका क्या है? ऐसा नहीं कि हम मैथ्स ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, साइंस ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से तैयारी नहीं करनी है। इनको तीनों को बराबर टाइम देना है जिससे तीनों की तैयारी अच्छे प्रॉपर वे में हो सके। तो मैथ्स के लिए हम लोगों को सबसे पहले उठा लेनी है बुक का जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। मैथ्स के जो होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट उठा लेने हैं। जैसे मान के चलते एक चैप्टर होता है मैथ्स का, उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। अब नंबर सिस्टम में क्या होता है, 3 से 4 प्रकार के पैटर्न होते हैं कि इस पैटर्न से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। 3 से 4 पैटर्न के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और इससे ही रिलेटेड मतलब ये हो गया फॉर्मूलाज कि इस प्रकार के पैटर्न है नंबर सिस्टम में। अब इससे रिलेटेड बनते हैं क्वेश्चंस। तो मान के चलो इससे 10 प्रकार के क्वेश्चन बन गए, इससे भी 10 या 5 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बन गए। तो कुल मिला के एक नंबर सिस्टम में मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 प्रकार का मतलब पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम से। तो इस प्रकार से पर चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, उसका बेसिक क्लियर कर लेंगे दोस्तों कि उसका मेन क्या बेसिक क्या है। वो अगर हमारा बेसिक क्लियर हो गया तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को समझ में आ जाएंगे। अब हम लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आ गए कि भैया हाँ इस प्रकार का एक चैप्टर उठा है जिसमें 3 से 4 प्रकार के नंबर ऑफ क्वेश्चंस का शेड्यूल होता है। अब मैथ्स रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि जिसको आप पढ़ के तैयार नहीं कर सकते। हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि जैसे कोई चैप्टर पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। जैसे हमने साइंस का पढ़ लिया कि एक उदाहरण के लिए मानते हैं हमको जल का सूत्र H2 है, तो हम इसको याद कर लेते हैं, भूल जाते हैं। पर क्या एग्जाम में हम लोगों को याद रहता है कि जल का सूत्र H2O है? नहीं रहता ना। क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग टोटल गेम है प्रैक्टिस का। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इन दोनों विषयों में महारत हासिल नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी सूत्र रट लो, कितनी भी बार सुबह उठ के अपने नोट्स को पढ़ लो, ये इजीएस्ट वे है ही नहीं तैयारी करने का। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों की तैयारी होगी। अब मैं जिस बुक का बता रहा हूँ, जिस बुक से मैंने तैयारी करी है, उस बुक की खासियत बता रहा हूँ। वो बुक है दोस्तों राकेश यादव की। आप देख लेना, राकेश यादव की वो बुक आती है। वो मैथ्स के लिए भी आती है, रीजनिंग के भी लिए आती है और साइंस की भी मिल जाएगी। बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। राकेश यादव की बुक हमने उठा ली है। इस बुक की खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम जो चैप्टर हमने लिया था, इस नंबर सिस्टम से लेकर जितने भी 4 से 5 प्रकार के जो पैटर्न है, 20 से 25 प्रकार के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, इस क्वेश्चंस के बिहाफ पे जो उसमें प्रैक्टिस के सेम पैटर्न के जो क्वेश्चन दिए वो अप्रॉक्स कम से कम 800 से 1000 क्वेश्चन है दोस्तों। इवन कोई चैप्टर में मैंने 1500 2000 तक के भी क्वेश्चन देखे। तो सोचो, इमेजिन करो, सिर्फ अगर किसी चैप्टर के आप 1000 क्वेश्चन मिनिमम मानते हैं, 1000 या चलो ठीक है 1000 तो बहुत बड़ी बात हो गई क्या ना। एक उदाहरण के लिए लेके चलता हूं मैं कि अगर किसी चैप्टर के 800 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस चैप्टर के आपने उस चैप्टर का बेसिक क्लियर कर लिया, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता लग गए कि कितने प्रकार के होते हैं, और 800 नंबर ऑफ उसके क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस अगर कर ली है, तो मेरे को बताओ 800 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और इसमें से अगर 2 क्वेश्चंस भी उठ के अगर एग्जाम में आ गया तो क्या आपसे नहीं बनेगा? इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है। और इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे 2 से 3 बार। इतना टाइम इनफ होता है प्रैक्टिस के लिए ना। मैथ्स को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता नहीं, क्योंकि यार 90 मिनट का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, 90 या जो भी है 1 घंटे का जो एग्जाम होता है यार, इसमें 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमको आधा घंटा दिया होगा 11-12 की तरह। तो विद इन अ सेकेंड मिलते हैं, मतलब कम से कम 5 या 8 मिनट या फिर पकड़ लो 1 या 2 मिनट का समय होता है यार पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि हमको उसी सेक्शन में पूरा क्वेश्चंस देखने हैं, पूरा पेपर देखना है, जो बनता है वो करना है, जो नहीं बनता उसको छोड़ देना है। फिर हमारे पास समय बचता है तो फिर उस क्वेश्चंस पे आके हमको ट्राई करना होता है। तो समय की पाबंदी होती है, इसलिए तो उस चीज में क्या काम आता है, उस चीज में सिर्फ एक चीज काम आती है, आपकी प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका हाथ बैठेगा तो वो क्वेश्चन बनेगा, आपको वो टाइम मिलेगा उस चीज को डबल अटेंड करने का। नहीं तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बिल्कुल मेरे को बताना कि जैसे भी हम एग्जाम देते हैं, जैसे एग्जाम से हम तैयारी करते हैं, हम सब चीजें पढ़ते हैं, हमको घर पे सब कुछ बनता है। हम जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं, हम लोगों का एग्जाम जिस दिन होता है, हम एग्जाम दिए, हम एग्जाम सेंटर में गए, एग्जाम सेंटर में हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ, हमने एग्जाम दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 में से हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए, मान के चलते हैं 80। तो क्या लगता है ये जो 80 अटेम्प्ट करके आया, इसको क्या 100 क्वेश्चन नहीं बनते? इसको पूरे के पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन बनते हैं भाई।
आप अगर तैयारी कर रहे होंगे अच्छी, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि जो बंदा तैयारी कर रहा है उसके 100 में से 100 क्वेश्चंस भी बनते हैं, उसको पता है कि मेरे को ये क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, बट वो क्यों नहीं बना पाता? वो इसलिए नहीं बना पाता कि सबसे बड़ी कंपटीशन एग्जाम की खासियत होता है कि आपके पास जो होता है वो टाइम बाउंडिंग होता है। आपको कम समय में अपनी स्पीड और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को इतना बढ़ाना होता है जिसके बिहाफ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना नंबर ऑफ आपका स्कोर बढ़ता है। सो दैट इसीलिए जो प्रैक्टिस काम आती है इन एग्जाम्स में, इसीलिए बच्चे फेल होते हैं। मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार कहता हूं कि अपना बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मैं आपको क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं खुद बताता हूं, जब मैंने तैयारी चालू की थी ना, मैंने रैंडमली पढ़ता था, ऐसे ही पढ़ता था। मैं मैथ्स पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, पर मेरे नंबर, मैंने कहा मेरी तैयारी कितनी हो रही है ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। इंडिविजुअल कोई टीचर तो बताएगा नहीं आप लोगों की भैया तेरी इस प्रकार की तैयारी होगी, अब तू इन चैप्टरों को तैयार कर। बट जब मैंने प्रैक्टिस सेट देना चालू किया दोस्तों, जब मैं जहाँ कोचिंग करता था वहाँ लैब थी एक, उस लैब में बहुत ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सीरीज होता था। जब मैंने प्रैक्टिस सेट देना चालू किया तैयारी के बाद, तो मेरे आ रहे 40 से 50 नंबर। आप लोगों का मेरे वीडियोज़ के कमेंट में भी बहुत कमेंट होता है कि भैया मेरे 40 से 50 नंबर आ रहे हैं, मैं कैसे इंप्रूव करूँ। सेम सिचुएशन में आप हो जिस सिचुएशन में मैं था, तो ये इंप्रूवमेंट कैसे होगा? इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 40 से 50 क्वेश्चंस क्यों बन रहे हैं? जब आप एग्जाम दोगे, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आप देखोगे एक चीज कि किसी चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको ठीक ठाक बनते हैं, बट कोई एक ऐसा चैप्टर होगा जिससे क्वेश्चन सारे पर वो आपको नहीं बन रहे या आधे बन रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी प्रैक्टिस और फोकस उन चैप्टर पे लगाना होगा जो आपसे नहीं बन रहे थे। इनका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस कम करना पड़ेगा। तो इसको भी आप इसके लेवल पे लाओगे तो जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ स्कोर आपका बढ़ने लगेगा। और ये जो 40 से 50 आ रहे हैं ना, यहाँ से 60 से 70 और 70 से 80 तक भी आप पहुँच जाओगे। सिलेक्शन का यही ईजिएस्ट वे है, आपका खुद का वैल्यूएशन आपको खुद करना पड़ेगा। इस तैयारी में आप कोई टीचर नहीं आएगा आपको बताने वाले कि तेरे 40 से 50 आ रहे हैं, तेरा ये चैप्टर वीक है तो तू इसको मजबूत कर ले। ये आपको खुद करना पड़ेगा। और ये सेम चीज़ें मैंने की है, इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ और ये चीज़ें बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। नहीं तो बाकी लोग क्या बताते हैं, यार मैथ्स लगा लो, साइंस लगा लो, रीजनिंग लगा लो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। इन सब चीज़ों से अगर सिलेक्शन होता ना दोस्तों, तो आज तैयारी करने वाला हर बंदा रेलवे में होता या हर बंदा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में होता। बट कुछ ही लोग होते हैं उस चीज़ में क्यों पहुंच पाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो उसका मेन कारण यही होता है, प्रैक्टिस, टाइम बाउंडिंग और उन चैप्टरों को मजबूत करना जो आपके वीक थे। तो इसके बिहाफ पे ही सिलेक्शन होता है। अब चलो भैया ठीक है, हम लोगों ने 3 चीज़ें देख ली थी हम लोगों ने, कि हम लोगों का पैटर्न देख लिए थे, हम लोगों ने बुक्स देख ली थी, तैयारी करने का तरीका देख लिया था कि प्रैक्टिस कैसे करना है। अब हम लोगों की हो गई है प्रैक्टिस, ठीक है। हमने सारे चैप्टर वाइज सभी लोगों के बेसिक क्लियर कर लिए थे और इसके बाद हमने प्रैक्टिस भी लगा ली थी अच्छे से कम 800 से 1000 क्वेश्चंस की पर चैप्टर वाइज हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली थी। अब क्या करना है? अब ये तो चैप्टर वाइज लगाए थे हम लोगों ने, अब एग्जाम तो चैप्टर वाइज नहीं होगा। एग्जाम में कभी ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कभी वो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो माइंड क्विक शिफ्ट होगा, क्विक चेंज होगा कि भैया अब इस फॉर्मूले को लगाना है, इस अप्रोच को लगाना है। तो उसके लिए अब जो मास्टर प्लान है दोस्तों, सारी तैयारी वाइंड अप होने के बाद सेम चीज़ आपको यूज़ करनी है मैथ्स में, सेम चीज़ यूज़ करनी है आपको रीजनिंग में। साइंस का मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा। तो मैथ्स और रीजनिंग के बेसिक क्लियर होने के बाद 800 से 1000 क्वेश्चंस लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उठाने हैं प्रैक्टिस सेट। अब ये कहाँ से उठाने हैं? ये उठाने हैं आपको, कोई बुक उठा लो ऑफलाइन, एक अपने पास बुक रखो जो आप प्रैक्टिस करोगे ऑफलाइन मोड में। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, और दूसरा उठाना है ऑनलाइन मोड की, जो कोई भी मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। बहुत सी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, जिनको ज्वाइन करो और अपना टेस्ट देते रहो। जब हम तैयारी करते हैं, हम बुक से पढ़ते हैं, बुक के क्वेश्चन लगाते हैं, हम कभी जाते ही नहीं है प्रैक्टिस सेट पे और ऑनलाइन मोड पे, तो हम लोगों को उसकी हैबिट ही नहीं होती और फिर हम एकाएक चले जाते हैं एग्जाम सेंटर में, जहाँ फिर हम लोगों को वो सारी चीज़ों से यूज टू नहीं होते। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने इतने प्रैक्टिस सेट लगाया है और जब मैं एग्जाम हॉल में गया ना, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये भी किसी प्रैक्टिस सेट का हिस्सा ही है, मैं किसी प्रैक्टिस सेट को ही अटेंड करने आया हूँ। तो वो एग्जाम का फियर आपका वहाँ से हट जाता है, जिसके बिहाफ पे आपके नंबर ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होने के। तो ये टोटल गेम कंप्लीट हो गया भाई मैथ्स और रीजनिंग का। अब बात करते हैं साइंस की। अब साइंस की तैयारी को कैसे करें? साइंस की तैयारी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा साइंस के लिए, कि साइंस की तैयारी कराने का जिम्मा मैंने उठा के रखा है आप लोगों के लिए। आपके साइंस में से मैं बिल्कुल
उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 40 नंबर की अप्रॉक्स साइंस आने वाली है, 40 में से मैं आपको 35 नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल मेरे पास मास्टर प्लान है, उसका वीडियो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ कि अब साइंस की तैयारी कैसे करें। अब साइंस की तैयारी, अब देखो भैया, साइंस तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं नया बाहर से बन के आएगा। साइंस 10th और 12th लेवल का पूछा जाएगा, और ITI लेवल का जो एग्ज़ाम है तो इतना ईजी हार्ड नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का साइंस इसमें पूछते हैं। तो अब साइंस की तैयारी कैसे करना है? साइंस की तैयारी करने का भैया एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कोई बताता होगा तो फिर अब मेरे को नहीं पता भाई उसका क्या लॉजिक है। पहले हम लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने के है, वन लाइनर ले लेने की है। वन लाइनर लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि जो मतलब सारे बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए थे वन लाइनर के हो गए, PYQ के, इसके अलावा जो NCERT की बुक है ना, NCERT की बुक से 8 से लेकर 12 तक के जो साइंस की बुक है, इस साइंस की बुक को हम लोगों को पढ़ना है। और ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोगों को इनको डेली बेसिस पे क्या करना है, साइंस को पढ़ना है। साइंस को एक दिन में नहीं पढ़ा जाता। साइंस को सबसे पढ़ने का सही तरीका होता है मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में आप कम से कम 2 से 3 घंटे साइंस पढ़ो बेहतरीन तरीके से, और उसका पढ़ने के बाद जैसे आज मैंने साइंस पढ़ी, उसका हर दूसरे तीसरे दिन में आपको रिवीजन करना है। अदरवाइज क्या होगा, आप इधर पढ़ोगे उधर भूल जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है। नंबर ऑफ इसका वेटेज ज़्यादा है, 40 नंबर का इसका वेटेज है, तो इसको भी इंपॉर्टेंस आपको उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी आप मैथ्स और रीजनिंग को दोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे इसको पढ़ना पड़ेगा, और हर दूसरे तीसरे दिन आपने जो पढ़ा है उसको रिपीट करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपकी साइंस की प्रिपरेशन होगी। तो अब हो गई मैथ, साइंस और रीजनिंग, यहाँ तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। यहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के। अब मैं बात करता हूँ जीके और करंट अफेयर की। बहुत लोगों का कमेंट था मेरे इसमें कि भैया जीके कैसे तैयार करूँ, करंट अफेयर कैसे तैयार करूँ, ये इतना बड़ा पोर्शन है साला, जितना तो मैथ, साइंस और रीजनिंग का नहीं है। तो इसका टेंशन मत लो, इसका वेटेज बहुत कम है। और इसमें एक चीज़ है कि अगर आपने कितना भी पढ़ लिया हो, UPSC लेवल का भी पढ़ लिया हो या बहुत CGL लेवल की भी तैयारी कर ली हो, बट इसमें कोई गारंटी नहीं है कि भैया इसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाएगा। तो जीके के लिए जो मेजरली रेलवे में पूछा जाता है वो पॉलिटी के सेक्शन से पूछा जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, और थोड़ा बहुत चैप्टर जो एशियंट हिस्ट्री का होता है वो पूछा जाता है। तो इसको ज़्यादा वेटेज है, इसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा कम है। तो इसको हल्का फुल्का डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 घंटे देना पड़ेगा, 1 से 2 आवर्स आपको देना पड़ेगा। और ऐसा पढ़ना है कि चलो ठीक है यार मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें से अगर क्वेश्चंस आ गया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा, बट अगर आप इतना पढ़ोगे 1 से 2 घंटा, आपको कुछ तो रिकॉल होगा, कुछ तो बनेगा। मैं पूरे चीज़ की तो गारंटी नहीं ले सकता, इवन अगर कोई लेता हो तो मुझे नहीं पता, बट मेरा ये अनुमान कहता है कि इतने बड़े चैप्टर को तैयार करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी। सो इसको डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। पॉलिटी को ज़्यादा पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ना है, और एशियन को थोड़ा बहुत ऐसा कहानी के रूप में पढ़ना है। ये तो बहुत जल्दी याद हो जाता है एशियन हिस्ट्री का, अगर आप इसको किसी कहानी के वे में पढ़ोगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को जीके की तैयारी करनी है। अब बातें आते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर कैसा तैयार करें? करंट अफेयर में मैं आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है ये पढ़ना है। अब ये लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर मैं कहाँ से लाऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करनी है हमको कौन कौन सी मिलिट्री की एक्सरसाइजेस हुई है कहाँ कहाँ पर, इसको पढ़ना है। इसके साथ जो हम लोगों को पढ़ना है दूसरी, कौन कौन से सबमिट्स हुए, जैसे अभी G20 का सबमिट हुआ था अपने यहाँ इंडिया में हुआ था, उसके बाद शायद दुबई वगैरह में हुआ था। तो G20 के सबमिट्स कहाँ कहाँ हुए ये आपको पढ़ना है। मैं लास्ट 6 मंथ की बात कर रहा हूँ है ना। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि किसको कौन से प्राइजेस मिले, कौन से नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, शांति पुरस्कार किसको मिला है, ये आपको पढ़नी है। मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, और ये क्या था अपना, ये हो गया, और ये अपना कौन कौन से नोबेल पुरस्कार मिले ये पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से राज्य का, कौन कौन से स्टेट का राज्यपाल क्या है, ये कहाँ कहाँ चेंज हुए हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के। और आपको इसको और ज़्यादा मास्टर करना है तो आपको करंट अफेयर इतना तो आप लिख नहीं सकते हो, नोट्स भी नहीं बनाते हो। तो मैं बात करता हूँ करंट अफेयर के लिए जो यूट्यूब्स पे जो क्वेश्चंस बने हैं कि भैया इस मंथ का करंट अफेयर, जुलाई महीने का, जून महीने का, तो लास्ट 6 मंथ का हर मंथ वाइज जो मेजर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो करंट अफेयर निकालते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एग्जाम में पूछने की, आपको उन यूट्यूब वीडियोज़ के सहारे आपको वो तैयारी करनी है और नोट्स बनाने हैं इन चीज़ के, और उन वीडियोज़ से जो मेजरली करंट अफेयर उन लोगों ने तैयार करा है उनकी तैयारी चुरानी है आप लोगों को। और इस प्रकार से आपका करंट अफेयर तैयार होगा। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं,
इजी वे में आ जाएंगे, आपको यहाँ से अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और जीके के लिए ये बता दिया। तो इस प्रकार से मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके की तैयारी अगर आप करते हो तो आप सिलेक्शन आपका टेक्नीशियन में हो जाएगा। इस चीज़ की मैं पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उसकी तैयारी कैसी है। सो दैट अगर आप इस प्रकार से अगर आज से तैयारी करते हो, मैं बोलता हूँ ग्रुप डी की तैयारी छोड़ दो यार, जो भी पढ़ा होगा उसको बिल्कुल बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की। आज से बढ़ जाओ टेक्नीशियन की तैयारी पे। मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से बढ़ जाओ। उस तरीके से बढ़ने पे आपका दो फायदे होने वाले, एक तो टेक्नीशियन की तैयारी हो जाएगी, ग्रुप डी के एग्जाम का कोई अता पता है नहीं, मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि टेक्नीशियन का एग्जाम पहले हो जाए तो ग्रुप डी बाद में होगा। तो ये जो ग्रुप डी है ना, ये थोड़ा सा नीचे लेवल का एग्जाम है एज कंपेयर टू टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन का जो ग्रेड 3 का एग्जाम है, इससे थोड़ा सा तो डाउन ग्रेड का है ना, तो इससे ज़्यादा महंगे क्वेश्चन उसमें है, सस्ता इसमें है। तो हम इसकी तैयारी करेंगे। एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कभी भी ना अपने से एक लेवल ऊपर की करनी होती है, तभी जाके हमारा जो एग्जाम निकलता है एक लेवल नीचे का निकलता है। मैंने भी जो तैयारी करी थी ना वो सीजन लेवल की करी थी कि ताकि मेरी इन सब चीज़ों की तैयारी अच्छे से हो जाए, इसलिए मेरा ईजीएस्ट वे में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हो, मैंने जिस पैटर्न से बताया डेडिकेटेड, मैं अभी वीडियो दूसरा भी ला दूंगा कि किस प्रकार से दिन के शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना है। तो अगर इसकी तैयारी करते हो तो ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे बुक्स फाइंड आउट करनी है, क्या पढ़ने का तरीका होगा, किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मैंने चीज़ें बताई होंगी बहुत ईजी वे में समझ में आ गई होंगी। अब मैं अपने फ़ायदे की बात करूँगा। प्लीज़ आप लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि बस आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे को कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। बट मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपना नॉलेज शेयर करूँ, जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाए, तो वो मैं चाहता हूँ वो करूँ। क्योंकि मेरे साथ वाले कई दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी सही लगी होगी तो आप अपना प्यार मुझे कमेंट बॉक्स में शो करें और कमेंट करें। आपका जो भी डाउट हो मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को टाइम टू टाइम देता हूँ। और इंस्टा की आईडी मैंने दे के रखी है, उस पर आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए ठेपियातुल साइनिंग ऑफ।